नमस्ते। भारत का संविधान दुनिया का सबसे लंबा लिखित संविधान। इसे देखकर कभी-कभी ऐसा लगता है ना कि इतने सारे अनुच्छेद, इतने सारे भाग, आखिर कोई इन्हें याद कैसे रख सकता है? लेकिन सच मानिए, अगर सही अप्रोच अपनाई जाए तो इसमें महारत हासिल करना 100% मुमकिन है। आज के इस एक्सप्लेनर में हम बिल्कुल यही करने वाले हैं। तो चलिए बिना किसी देरी के इस सफर की शुरुआत करते हैं। देखिए, बिना सोचे समझे रटने का तरीका कभी काम नहीं आता। इसके बजाय आज हम 3 बहुत ही सॉलिड और असरदार तकनीकों का इस्तेमाल करेंगे। पहला है चंकिंग, यानी चीजों को छोटे और आसान हिस्सों में बांटना। दूसरा तुलनात्मक अध्ययन या कंपैरेटिव स्टडी करना। और तीसरा एक बहुत ही कमाल की ट्रिक जिसे हम +89 रूल कहते हैं। ये तकनीकें इस भारी भरकम सिलेबस को आपके लिए एकदम आसान बना देंगी। आगे बढ़ने से पहले जल्दी से आज के एजेंडे पर नजर डाल लेते हैं। हमने इस पूरे संविधान को 5 बहुत ही लॉजिकल पिलर्स में बांटा है। पहला बुनियादी ढांचा, दूसरा अधिकार और कर्तव्य, तीसरा केंद्र राज्य संबंध, चौथा जमीनी स्तर की संस्थाएं और पांचवा आपातकाल और संशोधन। बस इन्हीं 5 पिलर्स पर फोकस करना है। तो आइए पहले पिलर से शुरुआत करते हैं, बुनियादी ढांचा। जाहिर है, किसी भी देश के लोगों के बारे में बात करने से पहले उसकी जमीन और उसकी सीमाओं को समझना सबसे ज्यादा जरूरी है। संविधान का भाग 1, जो अनुच्छेद 1 से 4 तक है, बताता है कि भारत राज्यों का एक संघ होगा। इसी में सिक्किम का भारत में शामिल होना और नए राज्यों का निर्माण शामिल है, जैसे मध्य प्रदेश से अलग होकर छत्तीसगढ़ का बनना। इसके बाद आता है भाग 2, अनुच्छेद 5 से 11, जो पूरी तरह से नागरिकता पर केंद्रित है। यहां एक चीज गौर करने वाली है, अनुच्छेद 11 यही वो प्रावधान है जो संसद को नागरिकता के कानूनों को रेगुलेट करने की पूरी शक्ति देता है, जैसा कि हमने नागरिकता संशोधन अधिनियम यानी सीएए के मामले में देखा था। चलिए अब आते हैं दूसरे और शायद हम नागरिकों के लिए सबसे अहम हिस्से पर, अधिकार और कर्तव्य। ये हिस्सा तय करता है कि सरकार की हमारे प्रति क्या जवाबदेही है और हमारा देश के प्रति क्या फर्ज है। तो भाग 3 में है हमारे मौलिक अधिकार। अनुच्छेद 14 और 15 समानता की गारंटी देते हैं, जबकि अनुच्छेद 16 हमें सरकारी नौकरी में समान अवसर देता है। एग्जाम्स में अक्सर पूछा जाने वाला अनुच्छेद 17 अस्पृश्यता या छुआछूत का अंत करता है। आगे देखें तो बोलने की आज़ादी अनुच्छेद 19 में है और सबसे जरूरी जीवन का अधिकार अनुच्छेद 21 में सुरक्षित है। इसी में 21A बच्चों की मुफ्त शिक्षा की बात करता है। और हाँ, अनुच्छेद 23 और 24 समाज को बलात् श्रम और बाल श्रम जैसी बुराइयों से बचाते हैं। अब जरा सोचिए, इतने सारे अधिकार तो मिल गए, लेकिन अगर कोई इन्हें छीनने की कोशिश करे तो क्या होगा? यही एंट्री होती है सबसे ताकतवर प्रावधान की, अनुच्छेद 32। इसे संवैधानिक उपचारों का अधिकार कहा जाता है। ये असल में आपका सबसे बड़ा सुरक्षा कवच है, जो हर नागरिक को अपने मौलिक अधिकारों की रक्षा के लिए सीधे सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाने की पावर देता है। अधिकारों की बात हो गई, तो अब देखते हैं भाग 4 यानी राज्य के नीति निदेशक तत्व, जिन्हें डीएसपी भी कहते हैं, और भाग 4A यानी हमारे मूल कर्तव्य। भाग 4 राज्य को दिशा दिखाता है, जैसे अनुच्छेद 40 में ग्राम पंचायतों की बात है और अनुच्छेद 44 में समान नागरिक संहिता या यूनिफॉर्म सिविल कोड की। इसके ठीक उलट भाग 4A में नागरिकों के लिए 11 मूल कर्तव्य दिए गए हैं, जो अनुच्छेद 51A के तहत आते हैं। इन्हें स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर जोड़ा गया था। ये बेसिकली देश चलाने के लिए अधिकारों और जिम्मेदारियों का एक बहुत ही शानदार बैलेंस है। अब बढ़ते हैं तीसरे पिलर की तरफ। भारत का प्रशासनिक ढांचा इतना विशाल है कि इसे याद रखना किसी बुरे सपने जैसा लग सकता है। लेकिन अब मैं आपके साथ एक ऐसा सीक्रेट शेयर करने वाला हूं जो आपका नजरिया बदल देगा। और वो सीक्रेट है +89 रूल, यानी +89 का नियम। ये एक ऐसी मास्टर ट्रिक है जो केंद्र और राज्य के अनुच्छेदों के बीच एक जादुई पुल बनाती है। सिंपल शब्दों में कहूं तो अगर आप केंद्र सरकार के किसी महत्वपूर्ण अनुच्छेद में 89 जोड़ देते हैं, तो कई बार आपको सीधा राज्य सरकार का बिल्कुल वैसा ही अनुच्छेद मिल जाता है। यकीन नहीं आता? चलिए इसे लाइव टेस्ट करके देखते हैं। स्क्रीन पर बाईं ओर केंद्र है और दाईं ओर राज्य। अनुच्छेद 72 राष्ट्रपति को क्षमादान की शक्ति देता है। अब इसमें 89 जोड़िए। 72 + 89 हमें मिला अनुच्छेद 161, जो राज्यपाल की क्षमादान शक्ति है। एक और उदाहरण लें। अनुच्छेद 74 कहता है कि राष्ट्रपति की सलाह के लिए एक प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद होगी। 74 में 89 जोड़िए, सीधा अनुच्छेद 163 सामने आता है, जिसमें राज्यपाल की सलाह के लिए मुख्यमंत्री और मंत्रिपरिषद की बात कही गई है।
है ना एकदम जादुई तरीका। और मजे की बात यह है कि ये नियम कानूनी सलाहकारों पर भी बिल्कुल फिट बैठता है। अनुच्छेद 76 के तहत केंद्र में भारत का महान्यायवादी यानी अटॉर्नी जनरल होता है। 76 में 89 जोड़ दीजिए, आपको मिलता है अनुच्छेद 165, जिसके तहत राज्य में महाधिवक्ता यानी एडवोकेट जनरल की नियुक्ति होती है। एक बार आपने इस पैटर्न को पकड़ लिया तो फिर रटने की कोई जरूरत ही नहीं बचेगी। चलिए, इसी लॉजिक के साथ संघ यानी द यूनियन के कुछ और अहम अनुच्छेदों को कवर करते हैं। भाग 5 में अनुच्छेद 52 से राष्ट्रपति की बात शुरू होती है। 61 में उन पर महाभियोग हैं और 63 में उपराष्ट्रपति। संसद की बात करें तो अनुच्छेद 110 धन विधेयक यानी मनी बिल को परिभाषित करता है और 112 हमारे बजट को। वही अनुच्छेद 123 राष्ट्रपति को अध्यादेश जारी करने की पावर देता है। न्यायपालिका में अनुच्छेद 124 सुप्रीम कोर्ट की स्थापना करता है और 148 सीएजी के बारे में बताता है। अब अगर हम राज्य के स्तर पर आएं तो भाग 6 बिल्कुल केंद्र की ही तरह काम करता है। अनुच्छेद 153 राज्यपाल के लिए है और 164 मुख्यमंत्री के लिए। उच्च न्यायालय या हाई कोर्ट की स्थापना अनुच्छेद 214 से होती है। यहां आपको अनुच्छेद 226 जरूर याद रखना चाहिए, क्योंकि यही वो अनुच्छेद है जो हाई कोर्ट को हमारे मौलिक अधिकारों की रक्षा के लिए रिट जारी करने की स्पेशल पावर देता है। अब आते हैं अपने चौथे पिलर पर, जमीनी स्तर और प्रमुख संस्थान। क्योंकि देखिए, एक मजबूत और असली लोकतंत्र सिर्फ दिल्ली या राज्यों के राजधानियों से नहीं चलता, बल्कि वो चलता है हमारे गांव और शहरों से। भाग 9 और 9A इसी लोकल एडमिनिस्ट्रेशन की रीढ़ हैं। अनुच्छेद 243A के तहत ग्राम सभा बनती है और 243B से पंचायतों का गठन होता है। लेकिन इस पूरी व्यवस्था की सबसे खूबसूरत बात छुपी है अनुच्छेद 243D में, जिसके तहत पंचायतों में SC, ST और महिलाओं के लिए सीटें रिजर्व की गई हैं। ये सुनिश्चित करता है कि समाज के हर एक तबके की आवाज प्रशासन तक पहुंचे। लोकल गवर्नेंस के बाद थोड़ा पैसों और रिसोर्सेज पर भी बात कर लेते हैं। देश का सारा पैसा कहां जाता है? अनुच्छेद 266 देश की संचित निधि है, जहां सरकार का खजाना जमा होता है। इस पैसे को केंद्र और राज्यों के बीच बांटने के लिए अनुच्छेद 280 के तहत वित्त आयोग यानी फाइनेंस कमीशन बनाया जाता है। और हां, एक दिलचस्प बदलाव देखिए, अनुच्छेद 300A के तहत संपत्ति का अधिकार, जो पहले एक मौलिक अधिकार हुआ करता था, अब सिर्फ एक कानूनी अधिकार बनकर रह गया है। इस विशाल देश को चलाने वाले अधिकारी और निष्पक्ष चुनाव भी संविधान का अहम हिस्सा हैं। अनुच्छेद 312 IAS और IPS जैसी अखिल भारतीय सेवाओं का रास्ता साफ करता है और 315 UPSC की स्थापना करता है। और हां, दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र में चुनाव करवाने की जिम्मेदारी अनुच्छेद 324 के तहत हमारे चुनाव आयोग को दी गई है। और अब हम अपने 5वें और आखिरी पिलर पर पहुंच गए हैं, विशेष वर्ग, आपातकाल और संशोधन। ये हिस्सा उन सेफ्टी नेट्स के बारे में है जो देश को मुश्किल वक्त में बचाते हैं। संविधान समाज के कुछ विशेष वर्गों को मजबूत सुरक्षा देता है, जैसे अनुच्छेद 330 लोकसभा में SC और ST समुदायों के लिए सीटों का आरक्षण सुनिश्चित करता है। उनके हकों की रक्षा के लिए अनुच्छेद 338 और 338A के तहत राष्ट्रीय आयोग बनाए गए हैं। इसके साथ ही अनुच्छेद 343 स्पष्ट रूप से कहता है कि संघ की राजभाषा हिंदी होगी और उसकी लिपि देवनागरी होगी। अगर कभी देश पर कोई बड़ा संकट आ जाए तो उसके लिए 3 आपातकालीन या इमरजेंसी प्रावधान हैं। अनुच्छेद 352 युद्ध या बाहरी खतरे के समय राष्ट्रीय आपातकाल लगाता है। अनुच्छेद 356 तब इस्तेमाल होता है जब किसी राज्य में सरकार फेल हो जाए, जिसे हम राष्ट्रपति शासन कहते हैं। लेकिन सबसे दिलचस्प बात अनुच्छेद 360 यानी वित्तीय आपातकाल की है। आज तक भारत के इतिहास में इसका इस्तेमाल कभी नहीं हुआ है और ये हमारे लिए बहुत अच्छी बात है। अब एक बात तो तय है कि वक्त के साथ समाज बदलता है, तो कानूनों को भी बदलना चाहिए, राइट? यही काम आता है अनुच्छेद 368। ये वो पावरफुल टूल है जो संविधान को आउटडेटेड होने से बचाता है। ये संसद को अधिकार देता है कि वो समय की मांग के हिसाब से संविधान में संशोधन या बदलाव कर सके। तो इन सारे अनुच्छेदों, ट्रिक्स और पिलर्स को समझने के बाद मैं आपको एक विचार के साथ छोड़ना चाहता हूं। क्या हमारा इतना विशाल संविधान महज रटने के लिए एक निर्जीव किताब या अनुच्छेदों की सूची है, या फिर ये एक जीवंत ढांचा है, एक ऐसा लिविंग डॉक्यूमेंट जो हर दिन देश की धड़कन के साथ चलता है, हमारे हकों की रक्षा करता है और वक्त के साथ खुद को बदलता है? इस सवाल पर जरूर सोचिएगा।
आज के इस एक्सप्लेनर में हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।